किस पार्टी के कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे जो है 10 साल बाद 15 साल बाद बलराज के रूप में और वेणुगोपाल के रूप में सामने आया। लेकिन इस पे तो उस पार्टी के लोग ज्यादा बता पाएंगे। हाँ, मैं उससे बात कर उन लूंगा। पार्टी के लोगों से आप और बात होगी तो वो लोग ज्यादा बता पाएंगे। जी जी। मुझे एक चीज बताइए आप, जिस तरह से सीमा आजाद विश्वविजय ने सीधे सीधे सीपीआई माओवादी की एनसीसी कमेटी पर आपराधिक रंगबाजी या कुछ इस तरह कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो आपको क्या लगता है, आप चूंकि आप सीमा आजाद के साथ नजदीकी रहे हैं, जानते हैं उनको हैं, तो क्या लगता है कि क्या सीपीआई माओवादी की एनसीसी कमेटी अपराधियों का गिरोह है? नहीं, ये तो बहुत ही इसीलिए तो साबित होता है कि आप गद्दार हैं, क्योंकि आपने नेतृत्व को और उसके ढांचे को ही संदेहास्पद बनाने की कोशिश की, उसको स्टेट एजेंट तक कहा। अब आप अपराधियों का गिरोह कर रहे हैं, तो फिर आपकी क्या कमिटमेंट है? आपने जो भी किया धरा उस पर पानी फेर दिया। और सारी समस्या कहाँ से शुरू हुई? सारी समस्या इन लोगों को अति जनवाद चाहिए, सामंती प्राधिकार चाहिए। विश्व को करना धरना कुछ नहीं था, लंबे समय से कुछ नहीं कर रहे थे, बस नेता बने रहना चाहते थे। चाहते थे कि नेता मैं रहूं, काम भी न करूं, कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप न करे, यहाँ पे मेरा पूरा होल्ड रहे। जैसे एक सामंत चाहता है कि इस क्षेत्र में मेरा पूरा वर्चस्व रहे। मेन मसला यहाँ पे था और यहीं से सारा डिस्टर्बेंस शुरू हुआ। बाकी तो बाकी जो प्रवृत्तियां थी इनके अंदर, हो सकता है अगर ये सही ढंग से उससे जनवादी केंद्रीयता के साथ फाइट किए होते तो रास्ता निकला होता। निकला तो हो। इस तरह का आरोप लगाना ये दिखाता है कि नहीं, ये जो है जाने अनजाने अब स्टेट के गोद में खेलने लगे हैं। इस सब मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगे कि ये अपराधी गैंग है और माओवादी है और इससे ये लोग जुड़े हुए हैं, तो इससे क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। मेरा एक सवाल रहेगा, आपने शुरुआत में कहा था बात करने के क्रम में, भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्ध सामंती अर्ध औपनिवेशिक है। मेरा सवाल है कि भारत के अंदर लगभग 78 कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, सीपीआई से लेकर के माले तक और उसके बाद आगे तक प्रोसेस में। और अभी सीपीआई माओवादी से जो निकल करके अभी मास लाइन में घुस गए हैं, ये तमाम लोग, बलराज, हाँ, ये तमाम लोग कहते हैं कि भारत में पूंजीवाद आ गया है, भारत एक पूंजीवादी देश है। तो मेरा सीधा कहना है कि सारी दुनिया गलत है, आप ही एक सही है। अर्थमंत्री आप तो बोल रहे हैं। हाँ, तो सच्चाई को बहुमत की जरूरत नहीं होती। कई बार ऐसा हुआ है कि बहुमत तत्कालिक तौर पे बहुमत रहा, लेकिन आगे चल के वो गलत साबित हुआ। माओ कई बार अल्पमत में चले गए। जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने संघर्ष शुरू किया 1921 में गठन के बाद, तो वहां के कम्युनिस्ट लीडर भी मान रहे थे कि यहाँ मजदूर वर्ग क्रांति करेगा और समाजवाद आएगा। लेकिन माओ ने स्टडी किया, जांच पड़ताल किया और उन्होंने अकेले दम पे खड़े होकर कहा कि नहीं, यहाँ पे नौजनवादी क्रांति होगी, क्योंकि चीन में कई साम्राज्यवादी शक्तियां लगी हैं और यहाँ का बुर्जुआ वर्ग जो है, एक तो उसकी संख्या कम है, पूंजी मजदूर वर्ग की एक तो संख्या बहुत कम है, 2% रही होगी। दूसरा, वो यहाँ की जो बुर्जुआ पार्टियां हैं, बुर्जुआ वर्ग है, वो दलाल बुर्जुआ है। कोई अमेरिका के साथ है, कोई ब्रिटेन के साथ है, कोई जापान के साथ। तो तमाम बदलावों के बावजूद भी भारत का बुनियादी चरित्र आज भी चीन से मिलता है। क्यों? क्योंकि आज भी यहाँ साम्राज्यवाद है, यहाँ भी कई देशों की साम्राज्यवादी पूंजी लगी हुई है, खासतौर पे अमेरिका की, लेकिन इसके अलावा चाइना और सबकी साम्राज्यवादी पूंजी लगी हुई है। यहाँ का ब्रिटेन ब्रिटेन का भी है, हाँ, फ्रांस का भी सबका है, लगा हुआ है। पुर्तगाल का भी है। हाँ, यहाँ हर साल यहाँ से वो लोग लाखों करोड़ रुपया प्रति ईयर यहाँ से मुनाफा कमा के वो ले जाते हैं, वित्तीय फाइनेंस कैपिटल के थ्रू, खनन को लूट के, कच्चे माल को लूट के और हमारे सस्ते श्रम को लूट के। तो यहाँ का चीन की तरह यहाँ भी कई देशों का साम्राज्यवादी हस्तक्षेप है। यहाँ भी का बुर्जुआ वर्ग भी दलाल है, वो राष्ट्रीय हितों का ध्यान नहीं रखता है। आप अडानी का, अंबानी का, इनका सबका देख लीजिए, जो तमाम ज्वाइंट वेंचर बने हुए हैं, तमाम तरीके के कोलैबोरेशन बने हुए हैं। नाम रहेगा हिंदुस्तान लीवर और कंपनी रहेगी किसी और देश की। तो भारत के नाम का इस्तेमाल करते हैं ताकि लगे कि भारतीय है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा पूंजी जो है विदेश की लगी हुई है। तो ये, और आप देख सकते हैं किस तरह से भारत के दलाल बुर्जुआ ने, अडानी अंबानी ने और उनके पार्टी बीजेपी ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। अगर ये संप्रभु राष्ट्र होता और यहाँ का पूंजीपति राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी होता
बड़ा पूंजीपति ऐसा करता। अडानी पे केस चल रहा है, मोदी को कह रहा है कि तुम्हारा करियर खा जाएंगे, व्यापार समझौता करो, मनमानी 500% टैरिफ लगा हाँ, देंगे। मैं तुम्हारे माल पे 500% टैरिफ लगाऊंगा और तुम हमारे माल पे 1 रुपया नहीं लगाओगे। तो ये भयानक असमान समझौता। तो भारत को कॉलोनी बनाना चाहता। अब तो पूरा स्पष्ट तौर पे अमेरिका भारत को कॉलोनी बनाना चाहता है। हालांकि वायसराय नहीं रखेगा, लेकिन यहीं के दलाल शासक वर्गों के माध्यम से, क्योंकि वो ऋण संकट से गुजर रहा है, उसके चालू घाटे में बड़ा संकट है, उसके यहाँ उत्पादन ठप हो गया है क्योंकि उत्पादन बाहर पिछड़े देशों में सस्ते श्रम के लालच में शिफ्ट कर दिया गया। तो एक नए तरह की कॉलोनी बनाने का, कॉलोनियों का हम लोग सेमी कॉलोनी है लेकिन इसको और टाइट करना चाहता है। तो ये क्या है? ये हमारे देश के बिग बुर्जुआ, बड़े पूंजीपति अडानी अंबानी जैसे, और हमारा शासक वर्ग, और हमारे देश की सामंती शक्तियां। कौन कहता है भारत में सामंतवाद खत्म हो गया? सामंतवाद हम भी नहीं कहते, हम कहते हैं अर्ध सामंती। अर्ध सामंती का मतलब जहां पूंजी की घुसपैठ हुई है लेकिन अभी भी खेती पिछड़ी हुई है और अर्ध सामंती किस्म की है। अर्ध इसको सामंती इसको इसको बलराज और जो लोग मस्त लाइन में गए हैं उन लोग कहना कि ये प्राक पूंजीवाद है। प्राक पूंजीवाद, प्राक पूंजीवाद नहीं है ये प्राक पूंजीवाद का मतलब प्री कैपिटलिस्ट स्टेज और सेमी फ्यूडल स्टेज, दोनों में फर्क है। ये सेमी फ्यूडल स्टेज, अब देखिए कि छोटे खेतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। किसी भी इंप्रूव्ड कंट्री में चले जाइए, वहां 1,000 एकड़ का फार्मिंग हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि लगातार छोटी खेती बढ़ रही है। 10 बीघा था, बढ़ गया 5 बीघा, लाट में बढ़ रहा है, गट्ठा चला गया है। तो ये कैपिटलिस्ट खेती तो नहीं है, ये सेमी फ्यूडल खेती। दूसरा, यहाँ जो सरप्लस आता है खेती से, पूंजीवाद में सरप्लस का पुनर्निवेश होता है। सरप्लस जो आएगा खेती से, फिर वो खेती में लगेगा और खेती को उन्नत बनाएगा, है ना। खेती से जो अतिरिक्त मुनाफा आया वो फिर खेती में लगेगा और खेती को डेवलप करेगा। तो ये पूंजीवादी प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ खेती से जो सरप्लस आता है वो खाने पीने नहाने में ही खर्च हो जाता है। सामंत लोग ऐशो आराम में, सामंत लोग उस पूंजी को शिक्षा माफिया के क्षेत्र में, बालू और कोयला खनन के क्षेत्र में, शराब का ठेका लेने में खर्च करते, खेती में नहीं खर्च करते। तो खेती आज भी पिछड़ी हुई है। धान और गेहूं की खेती लगातार हो रही है, वो भी पूर्ण तरीके से लगभग हो रहा है। लेकिन सेमी फ्यूडलिज्म के कैरेक्टर में भी चेंजेज आए, लेकिन कोई गुणात्मक बदलाव नहीं आया है। लेकिन हम लोग उस चेंजेज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उस हिसाब से अपने नारे, अपनी प्लानिंग को बदल रहे हैं। एक नया क्लास पैदा हुआ है गांव में से, एक नया सेमी फ्यूडल क्लास, जिसका बुनियाद सेमी फ्यूडलिज्म ही है। लेकिन वो बैंक का कोऑपरेटिव से, सांसदों विधायकों से मिलके, पंचायतों से मिलके, इनका जो पंचायत कोऑपरेटिव और नेता मंत्री और सेमी फ्यूडल एलिमेंट, इनका जो एक नया नेक्सस बना है, तो एक नया वर्ग आया है। जैसे मैं अपने गांव में देखूं तो मेरे गांव में कोई 50 बीघे का भी भूस्वामी नहीं मिलेगा, लेकिन सेमी फ्यूडल तत्व मौजूद है, भले उनके पास 15-20 बीघा खेत हो, क्योंकि उसी खेती के दम, क्योंकि पहले उनके पास ज्यादा था, बट के 10-15 रह गया, लेकिन है तो उसी परिवार में ही ना। दलितों को थोड़ी मिल गया और भूमिहीनों को मिल गया। उसी खेती के दम पे खड़े होके अब वो कोयला का व्यापार कर रहे हैं, बालू का व्यापार कर रहे हैं, शराब का, गांजा का, सरकारी राजस्व को, हमारा हाईवे पे गांव है तो सरकारी राजस्व को लूटते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। तो उनकी कमाई के तमाम स्रोत हो गए। लेकिन ये बुर्जुआ लोग नहीं है, इनको हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये पूंजीवादी हो गए। ये है सेमी फ्यूडल, यानी इनके अंदर डिस्टॉर्टेड किस्म का, विकृत किस्म का पूंजीवाद घुसा है, लेकिन अभी मूल संरचना और सामंती ही बनी हुई। इसलिए, और आज भी भारत की आबादी, पहले 70% कहते थे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी हम मान सकते हैं कि 60% के आसपास जो लोग हैं वो ग्रामीण खेती और खेती से जुड़े अन्य उद्योगों और गांव पे निर्भर है ना। और जो मजदूर, दूसरा पक्ष क्या है, यदि देश पूंजीवादी है तो मजदूर कहाँ है? मजदूरों के बीच में जो साथी हमारे काम कर रहे हैं वो बताते हैं कि वहां स्थिति है कि 6 महीने से ज्यादा मजदूर टिकता नहीं है, वहां उसको ऑर्गेनाइज करना बड़ा मुश्किल है। एक तो 90% से ज्यादा मजदूर अनऑर्गेनाइज है, ठेका प्रथा में काम कर रहे हैं, उनको संगठित करना बड़ा मुश्किल है। संगठित क्षेत्र के मजदूर 2-4% है, तो वो भी कभी गांव रहते हैं, रोपनी सोनी करके फिर शहर चले आते हैं, फिर वहां से हरियाणा चले जाएंगे, फिर वहां से वहां चले जाएंगे। तो इसलिए भारत में जो क्रांति होगी वो नौजनवादी क्रांति ही होगी। मजदूर वर्ग की अहमियत जरूर बढ़ी है, शहरों का महत्व जरूर बढ़ा है, क्योंकि पहले की तुलना में शहरों में मजदूरों की संख्या बढ़ी है। इस बात को हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। लेकिन लास्ट बात, कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया है जिसकी वजह से हम अपनी रणनीति और लाइन को बदल लें।
इसमें एक सवाल मेरा और रहेगा, जब आप नव जनवादी क्रांति की बात कर रहे हैं, तो मैंने किसी से सुना था कि नव जनवादी क्रांति का मतलब ही होता है पूंजीवादी क्रांति का। तो मतलब आपसे पूंजीवाद नहीं है, तभी तो नव जनवादी क्रांति की बात कर रहे हैं। जनवादी क्रांति मतलब पूंजीवादी क्रांति होता है, नव जनवादी मतलब नए तरीके का समाजवादी क्रांति का एक पहला चरण होता है। तो ये ऐसे आप सहमत है? हाँ, देखिए एक बात और मैं जोड़ दूं कि मैंने छोटे खेतों की बढ़ने की बात की, लेकिन परंपरा न्यू लैंडलॉर्ड जो आया है, न्यू सेमी फ्यूडल लैंडलॉर्ड, वो परंपरागत लैंडलॉर्ड भी आज भारत में मौजूद है हर जगह। और हमारी संसद तो भरी हुई है लैंडलॉर्डों से। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह और ये राजा भैया और ऐसे तमाम नाम आप गिना देंगे, ये क्या है? ये सामंती पृष्ठभूमि के आज ही ये सामंत है, सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। और सबसे बड़ा सामंती वर्ग का प्रतिनिधि कौन है भारत में? पॉलिटिकल तो आरएसएस है। आरएसएस ब्राह्मणवादी सामंती शक्तियों का प्रतिनिधि है और साम्राज्यवाद का दलाल है। अच्छा, जब अपना आरएसएस की बात और नौजनवादी क्रांति की बात कर रहे थे आप, तो भारत में नौजनवादी क्रांति का मतलब कि बुर्जुआ क्रांति है, लेकिन नेतृत्व तो मजदूर वर्ग करेगा ताकि वो उसको समाजवाद में ले जा सके। तो भारत में नौजनवादी क्रांति के अलावा अभी कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। अच्छा, मैंने एक सवाल पूछा था पीयूसीएल के किसी नेता या जो भी थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। वही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। भारत में दो बड़ी शक्तियां हैं, एक सत्ता में है, दूसरी भी सत्ता में थी, अभी कमजोर पड़ गई है। पहली सत्ता थी आपको आरएसएस की सत्ता, जो कि सब प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं अभी। दूसरी सत्ता है आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, जिसका कि एक सरकार है, जनता सरकार। कमजोर हो जो भी हो, लेकिन है, वो मौजूद है। मेरा कहना सीधा सीधा सवाल आपसे है, आरएसएस के पास भी एक मजबूत पार्टी है, उसको आरएसएस बोलते हैं। उसके पास भी सशस्त्र विंग है, जिसको आप दुर्गा वाहिनी, तो कौन कौन वाहिनी बना करके जो है, हाँ, बजरंग दल ला करके हथियार ट्रेनिंग फलना ढिमका चमकाते रहता है, बंदूक पिस्तौल दिखाते रहता है। उसका भी एक वाहिनी है, सशस्त्र वाहिनी। उसका भी एक संयुक्त मोर्चा है, भाजपा है, अन्य पार्टियां हैं, सरकार में भी वही बनाए हुए हैं। सीपीआई माओवादी के पास भी एक मजबूत पार्टी है। उसके बाद जन सेना है, उसके पास भी एक संयुक्त मोर्चा है, जो जनता सरकार है या अन्य चीजें हैं। मेरा सीधा सीधा कहना है, दोनों का लगभग ढांचा समान है। क्यों नहीं दोनों ही पार्टी मिल जाए और भारत की जनता के हित में काम करे। सीपीआई माओवादी की देश के अंदर आम किसानों के बीच रहता है, तो देश के लोगों के लिए काम करे। भारत की आरएसएस सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये विदेशों में घूमते रहती है, तो विदेश नीति को तय करे। दोनों का सामंजस्य अगर हो जाए, अगर, तो देश विकसित भी हो जाएगा। भारत में माओवादी अंदर में काम करेंगे और विदेश में जो काम करेंगे वो आपको आरएसएस नरेंद्र मोदी करेंगे। क्यों नहीं ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा? ये बड़ा मजेदार सवाल है। देखिए, आप एक ही घाट पे भेड़िए और बकरी दोनों को पानी पिलाना चाहते हैं। ये दोनों देश के दो दुश्मनाना वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये दोनों वर्ग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। एक इस देश का रूलिंग क्लास, सामंत पूंजीपति, जो साम्राज्यवाद से मिला हुआ है, और दूसरा इस देश के मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, महिलाएं। इन दोनों के हितों में दुश्मनाना संघर्ष है। एक के अस्तित्व, एक के रहते दूसरा कभी मुक्त नहीं हो सकता। तो जो रूलिंग क्लास का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो आरएसएस है, और कारपोरेट शक्तियां हैं और कुछ और संघी पार्टियां हैं। बाकी जो इन उत्पीड़ित वर्गों और जातियों का प्रतिनिधित्व कर रही है वो सीपीआई माओवादी। तो दोनों का पार्टी का प्रोग्राम अलग है। यानी हम कैसा, वो भी नया भारत बनाना चाहता है, हालांकि उसका नया भारत पुरानी बोतल में नई शराब है, वही वर्ण व्यवस्था लाना चाहता है, और कारपोरेट का नेतृत्व हो, वर्ण व्यवस्था चले। ठीक है। और हमारा क्या है, हम नया भारत बनाना चाहते हैं, जहां पे जाति न हो, जहां पे वर्ण न हो, जहां पे ऊंच नीच न हो, जहां पे बराबरी हो, इक्वलिटी हो, सबका रिप्रेजेंटेशन हो, समाजवाद हो। तो दोनों के हितों में ही बहुत दुश्मनाना संघर्ष है।
तो इन दोनों का मतलब मिलन 36 संभव नहीं। 36 का आंकड़ा है। 36 का। हाँ, भविष्य में या तो सीपीआई माओवादी रहेगी या तो आरएसएस रहेगा, दोनों नहीं रह सकते। दो नहीं रह सकता, ये आपसे। हालांकि मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं चाहूंगा कि माओवादी देश के अंदर काम करे और नरेंद्र मोदी सरकार को विदेश में रहना है तो देश में काम करे। वो दोनों ही अपने अपने जगह पर काम करता ज्यादा बेहतर रहता है। बहरहाल मेरा एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे, थोड़ी लंबी बातचीत भी हो गई है। आरएसएस और माओवादी, लोग बताते हैं, जो भी आपको दर्शन या सैन्य विभाग का अध्ययन करते हैं वो लोग बताते हैं कि दुश्मन जिस शस्त्र से लड़ रहा है, दुश्मन उस शस्त्र को सीख लेता है। मतलब जिस नीति से, जिस रणनीति से आप लड़ रहे होते हैं अपने शत्रु से, कुछ काल के बाद शत्रु उस रणनीति को सीख लेता है और उसका काट ढूंढ लेता है। आप लेनिन की बात करें, लेनिन ने जिस तरह से क्रांति किया था, वो क्रांति कभी दुनिया संभव दोबारा नहीं हो पाया। चीन में दीर्घकालीन लोकतंत्र का सिद्धांत माओ तसे तुंग ने दिया था, जिसे भारत में सरोज मजूमदार और कन्हैया चटर्जी ने लागू किया था। बल्कि कन्हैया चटर्जी दोनों इतने ज्यादा भावुक थे, मतलब ये भी अपने आप में अद्भुत मैंने भावुकता का परिचय है भारतीयों का। सरोज मजूमदार ने कहा कि चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन, तो उससे 2 कदम आगे बढ़कर के कन्हैया चटर्जी बोलते हैं चीन उत्तरी देश है तो मैं दक्षिणी देश हूं, और उन्होंने दक्षिण देश के नाम की एक पार्टी बना लिया। खैर, मेरा सवाल यहां पर है कि माओ तसे तुंग ने दीर्घकालीन लोकतंत्र का सिद्धांत दिया, भारत में कन्हैया चटर्जी और सरोज मजूमदार ने इसको लागू किया, बाद में सीपीआई माओवादी ने लागू किया। 26 तक, बल्कि उसके पहले कहें, सरकार ने एक कट निकाला इसका। जैसे मैंने कहा आपको कि लंबे समय तक संघर्ष कर रहे होते दुश्मन से, अगर तो दुश्मन का उसका काट निकालता है। उसने एलआईसी पॉलिसी निकाला, लो इंटेंसिव कन्फ्लिक्ट, कम तीव्रता वाला युद्ध। तो मेरा सवाल रहेगा कि ये जो दीर्घकालीन लोक युद्ध का मसला है और लो इंटेंसिव जो कन्फ्लिक्ट है, क्या उसका काट है और उसको किस तरह से उसको देखा जा सकता है? आपको क्या लगता है, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते आप बताएं मुझे। देखिए, ऐसा है कि भारत का क्रांतिकारी आंदोलन केवल भारत की राजसत्ता से, राव से, आईबी से नहीं लड़ रहा है, वो सीआईए और मोसाद से लड़ रहा है। और सीधे दिल्ली में और रायपुर में बैठ के सीआईए और मोसाद के लोग पूरी लड़ाई को संचालित कर, और उनका दुनिया भर में, चूंकि उन्होंने लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं साम्राज्यवादी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, इराक, अफगानिस्तान, सबको नेस्तनाबूद किया है, तो उनके पास एक एक्सपीरियंस है। गुरिल्ला लड़ाई के खिलाफ भी उनका बहुत अध्ययन है, बहुत रिसर्च है, प्रैक्टिकल अनुभव भी है। तो आप भी एक बड़ी ताकत से लड़ रहे हैं, तो इस लड़ाई में, और चूंकि दोनों में बैलेंस नहीं है, एक तरफ एक बहुत ताकतवर स्टेट है, ये बात, लाखों करोड़ों की फौज है, और एक तरफ जो है गरीब जनता पे आधारित, उसके भोजन और उसके 2 रुपए के चंदे के दम पे, उसके खून पसीने के दम पे खड़ी हुई एक पार्टी है। तो दोनों में के शक्ति संतुलन में फर्क है, आज है ना, हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन यदि हम सही तौर तरीका अपनाते हैं और उनका जो सूरज कुंड में जिन्होंने अभियान पॉलिसी बनाई, जिसके तहत ये कगार चला, अगर जिसमें उन्होंने इंटेलिजेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस और बहुत तरह की बातें की, आपस में कोऑर्डिनेशन बनाया सभी राज्यों का, मुखबिर और दलाल बड़े पैमाने पर खर्चा किए, अरबों खरबों रुपए खर्चा किए, पोस्ट मॉडर्निस्ट और रिविजनिस्ट थाट को पार्टी के अंदर ही घुसा दिया, जिससे कई गद्दार पैदा हो गए। तो ये तो है, ये उनकी उपलब्धि है, और अभी वो बढ़त हासिल कर लिए और एक भयानक धक्का लगा है। लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। आप एक पक्ष को मत देखिए, डायलेक्टिकली देखिए। भविष्य हमारा है, पूरी विश्व की पूंजी भयानक संकट में है, गैराट की मंदी आज तक खत्म नहीं हुई है। इसीलिए तो अमेरिका तेल कब्जाने के लिए तो ईरान पे हमला कर रहा है, वेनेजुएला को राष्ट्रपति को उठा लिया, भारत से व्यापार समझौता करके भारत को एक नए ढंग की कॉलोनी फिर से बनाना चाहता है, और मजबूत कॉलोनी बनाना चाहता है। तो वो लोग जो कर रहे हैं,
तो हमारे देश, हमको जो उनसे लड़ना है, तो हमको उनसे तेज होना पड़ेगा, है ना। हम मजबूत ताकत से लड़ रहे हैं, सही बात है, लेकिन कुल के बावजूद भविष्य उनका नहीं है, क्योंकि वो भयानक संकट के शिकार है। देश में देख रहे हैं, स्वतः स्फूर्त आंदोलनों की बाढ़ आई हुई है। मोदी जी रोज आके छात्रों को कह रहे हैं कि हम माफ कर रहे हैं, तो हम छात्रों का जांच पड़ताल कराएंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे, पेपर, युवाओं के लड़ाई से ये लोग बौखलाए हुए, जेन जी के, तो एक गहरा संकट की निशानी है ये। सरकार ये बना ले रहे हैं ईवीएम के माध्यम से, एसआईआर करके, बेईमानी करके, वोट काट के, तो इसका मतलब नहीं है कि जनता को मैंडेट है इनका, है ना। तो जनता समझ रही है कि अब तो सबको लग रहा है कि बिना रिवोल्यूशन के, बिना क्रांति के जो है व्यवस्था परिवर्तन छोड़ो, सत्ता परिवर्तन भी नहीं हो सकता। तो ऐसे में चीजें आज थोड़ा सा पलड़ा उनका भारी है, लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे देश के कम्युनिस्टों का, क्रांतिकारी शक्तियों का पलड़ा भारी होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि व्यापक जनता का के हितों का प्रतिनिधित्व तो हम कर रहे हैं, उनके भूख की, गरीबी की, आत्मसम्मान की, उनके ऊंच नीच की, उनके लैंगिक भेदभाव की, जाति भेदभाव की, उनके रिप्रेजेंटेशन की, कि हर जगह सबको बराबरी का हक मिले, संपत्ति संसाधन से लेकर राजनीति तक, हर जगह सभी जातियों और मेहनत कश वर्गों का रिप्रेजेंटेशन हो। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जब 140 करोड़ में 120 करोड़ की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो जीत भी हमारी ही होनी। बस ये तो तात्कालिक सेटबैक है। आप कहते तत्कालिक सेटबैक है। एक तरफ आप कहते हैं कि भारत को संचालित कर रहा मोसाद और सीआईए, ठीक है। आपने देखा किस तरह से माओवादियों के ही साथी विश्वविजय, सीमा आजाद, बलराज, वेणुगोपाल राव, रुपेश जैसे बहुत सारे लोग हट गए। आपने देखा है दुनिया के इतिहास में किस तरीके से पेरिस कम्यून को खत्म किया गया। 42,000 मजदूरों को दीवार से सटा कर गोली से भून दिया गया था। आपने देखा है कि जब 1917 ईस्वी में अक्टूबर क्रांति के जरिए लेनिन सत्ता स्थापित करते हैं, सोवियत संघ में की कम्युनिस्ट सत्ता स्थापित करते हैं, तो किस तरीके से उनको करोड़ों लोगों की शहादतें होनी पड़ती है। 4 साल तक गृहयुद्ध चलता है दुनिया के 58 देशों के साथ, जिसमें अमेरिका भी होता है प्रथम विश्व में। आपने देखा है किस तरह से रूस को समाप्त करने के लिए, सोवियत संघ को नष्ट करने के लिए क्रूर आतताई हिटलर को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये सब मिलकर के रूस की तरफ धकेला था। परिणामतः लगभग 2.5 करोड़ लगभग कम्युनिस्ट लीडर वहां पर मारे गए रूस की, जिसकी आबादी उस वक्त थी मात्र 14 करोड़ के आसपास या थोड़ा अधिक होगा उससे। आपने देखा है कि चीन में माओ त्से-तुंग सत्ता पर आते हैं और सत्ता पर आने के बाद फिर इस चीन को वापस डेंग शाओपिंग के नेतृत्व में उसको वापस धक्के ले आते हैं पूंजीवाद की तरफ। उसी तरह से रूस के साथ भी होता है। अब बाद में क्रुश्चोव आकर के, फिर बाद में गोर्बाचोव आकर के पूरे सोवियत संघ को नष्ट कर देता है 1991 ईस्वी में। थोड़ा देख ले। मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे है, जिस समाजवाद को नष्ट करने के लिए अमेरिकी साम्राज्यवाद, उसके नाटो की फौज, सेनाएं खड़ा किया उन्होंने पूरी दुनिया में अपने जासूसों का जाल बिछाया, पूरी दुनिया के तमाम ताकतों को इसके खिलाफ, जिसको आप पोस्ट आधुनिकतावाद कहते हैं, मॉडर्निज्म सिद्धांत कहते हैं, उसके तहत युवाओं को भ्रष्ट किया। आपने देखा है किस तरह से भारत के अंदर में पूरे के पूरे कोकीन और हेरोइन जैसे नशीले पदार्थ का व्यापार चल रहा है और हर तीसरा युवा नशा से ग्रस्त है। मेरा सवाल है आपसे सीधा, क्या इन तमाम ताकतों से, या ये तमाम ताकत भारत जैसे विशाल भूभाग में, जहां पर लगभग 150 करोड़ की आबादी रहती है, विशाल बाजार है, कॉलोनी है अमेरिका का, समाजवाद आने देगा यहाँ पर? नहीं, वो तो नहीं आने देगा।
अभी 15 दिन पहले की बात है कि अमेरिका ने दुनिया के 72 देशों को बुलाया था और वामपंथी उग्रवाद पे के खतरे पे मीटिंग करने के लिए। और ट्रंप कह रहा है कि वामपंथी उग्रवाद इस समय नंबर 1 खतरा है। मोदी भी ये बात कर रहे हैं। अब सोचिए कि ट्रंप साम्राज्यवादी को महसूस हो रहा है, आज उसको आज भी वामपंथ का भूत सता रहा है। अब पहले वो लोग दक्षिणपंथी उग्रवाद को भी जो है खतरा मानते थे, अब उसको हटा दिए, अब सिर्फ वामपंथी। यानी उनको पता है कि आने वाला समय किसका है, कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों का समय है, उनको पता है, इसलिए वो पहले से सचेत हैं। माओ ने कहा कि साम्राज्यवाद जो है कागजी बाग है, एक ही समय में वो असली बाग भी है और एक ही समय में वो कागजी बाग है। असली बाग कब है, जब तक जनता नहीं खड़ी। कागजी बाग कब है, जब जनता खड़ी हो जाएगी तो कागजी बाग है। उसका परमाणु बम भी कागजी बाग है। और वो रूस में क्रांति, चीन में क्रांति को रोकने की उन लोगों ने बहुत कोशिश की, आज तो और ज्यादा करेंगे। लेकिन ये देखिए कि हमको दुनिया, भारत ही मत देखिए, हमको अमेरिका के, यूरोप के और ग्लोबल साउथ जो बोलते हैं उनके देशों के मजदूरों, किसानों, मेहनत का जनता का भी बड़ा साथ मिलने वाला है, क्योंकि वहां भी भयानक लोग असंतुष्ट हैं। वो इंटरनल क्राइसिस से जूझ रहा है। दुनिया भर के मजदूर, यदि भारत में क्रांति होती है, आगे बढ़ती है, तो दुनिया भर के मजदूर और कम्युनिस्ट इसका साथ देंगे। वो अलग थलग पड़ जाएगा, उसके हथियार धरे के धरे रह जाएंगे, उसकी बंदूक कौन चलाएगा, वही आम जनता के बच्चे ही तो चलाते हैं ना। तो वो बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात यह है कि हम अपनी आवाम को शोषण, उत्पीड़न, साम्राज्यवाद, सामंतवाद और दलाल पूंजीवाद के खिलाफ खड़ा कर पा रहे हैं कि नहीं। और साथ साथ अवसरवाद, विघटनवाद, संसदवाद के खिलाफ लड़ पा रहे हैं कि नहीं। हाँ, अवसरवाद, विघटनवाद, संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष आज के समय में, जब सेटबैक के हम शिकार हैं, अंदर तक घुसा हुआ है ये प्रवृत्ति, तब एक बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष बन जाता है। और कुल मिला के अवसरवाद, विघटनवाद, संशोधनवाद का मतलब ये है, संशोधनवाद पे हम कम बोले थे, जो मार्क्सवाद के मूलभूत सिद्धांतों को ही तिलांजलि देते या फिर नकाब मार्क्सवाद का लगाए रखे और काम जो है विचारधारा बुर्जुआ वर्ग का ढोता रहे। दूसरी बात, लेनिन कथनी और करनी पे बड़े जोर देते थे। बहुत से मार्क्सवादी सीएलआई टाइप के कथनी में मार्क्सवादी हैं, सरवारा की तानाशाही की बात करते हैं, लेकिन करनी उनकी कहीं से भी देख लीजिए तो 40 साल से वो काम कर रहे हैं, 40 साल में उन्होंने कोई क्रांतिकारी आंदोलन नहीं खड़ा किया। उनके हर शहर में उनके ऑफिस बन रहे हैं अस्थाई पैसे लगा के, उनके महासचिव और पोलित ब्यूरो मेंबर माले के और उनके सब सड़क पे घूम रहे हैं, सबको पता है कौन कहाँ रहता है। कोई क्रांतिकारी पार्टी ऐसे होती है 2 मिनट में बीन देगा। अभी सत्यम वर्मा को एनएसए लगा के अंदर कर दिया है। तो अब अस्थाई ऑफिस बना रहे हैं लाखों रुपए खर्चा करके, इसका मतलब साफ है कि आपको लड़ना नहीं है, तभी ना, नहीं तो आपको पता है कि कल को बुलडोज कर दिया जाएगा। लेकिन आप माना, यानी आप भले आप संविधान को नहीं मानते, सीएलआई के लोग, दिशा के लोग, नौजवान भारत सभा के, लेकिन प्रैक्टिस क्या बता रहा है? प्रैक्टिस तो यही बता रहा है कि आप केवल चुनाव लड़ते हैं और कुछ अर्थवादी आंदोलन करते हैं, स्वतः स्फूर्त आंदोलन में झंडा लेकर, इतना ही है। तो हमको संगठन के अंदर भी और बाहर भी, संगठन के अंदर खासतौर पे अवसरवाद, विघटनवाद से, और बाहर अवसरवाद और संशोधनवाद से, संगठन के अंदर इन तीनों से, अवसरवाद, विघटनवाद, संशोधनवाद से, और बाहर भी खासतौर पर संशोधनवाद और बाकी इन दोनों से जबरदस्त संघर्ष चला के एक बोल्शेविक पार्टी की स्थापना, यूनिफाइड पार्टी की स्थापना, जो जनवादी केंद्रीयता के सिद्धांतों पर आधारित हो, यदि हम तैयार करते हैं, तभी वो इस देश के सर्वहारा वर्ग का अधुआ दस्ता बनेगा और इस देश के तमाम वंचित उत्पीड़ित वर्गों को नेतृत्व दे पाएगा। इसलिए ये लड़ाई उतना ही महत्वपूर्ण है जितना फासीवाद से लड़ाई महत्वपूर्ण है, क्योंकि फासीवाद, बिना वैनगार्ड के हम फासीवाद से नहीं जीत सकते, इसलिए पहले वैनगार्ड को मजबूत करना जरूरी है। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि पूरी दुनिया में, जैसे कभी ईरान का, ईरान का युद्ध चल रहा है, अमेरिकी साम्राज्यवाद उस पर हमला कर रहा है, इजराइल हमला कर रहा है, भारत पर हमलावर है। इसलिए भारत सरेंडर कर दिया है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर लोग सरेंडर नहीं किया तो लड़ रहा है। इजराइल जब हमला कर रहा है, और ईरान के पीछे कौन है? ईरान के पीछे आपको चाइना है, ईरान के पीछे आपको नॉर्थ कोरिया है, ईरान के पीछे आपको रशिया है, पुतिन। लोग बोलते हैं क्योंकि ना तीनों ने कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है उस तरफ से।
क्या भारत के माओवादियों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या जो सरकार है वहां की, जैसे कि बार बार माओवादियों को लगता है कि चीन का एजेंट है, चीन का एजेंट है, क्यों नहीं चीन से मिल जाया जाए, क्यों नहीं रशिया से मिल लिया जाए और उसके साथ मिल करके काम किया जाए? क्या लगता है आपको? ये देखिए, जिन भी देशों का आपने जिक्र किया, चाइना का, रसिया का और कमोवेश उत्तर कोरिया का भी, ये सब इम्प्लिस्ट कंट्री में बदल चुके हैं और विश्व के गरीब देशों को, पिछड़े देशों को लूटने में ये भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मानते हैं हम कि अभी भी प्रमुख साम्राज्यवादी शक्ति अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ही है, यूरोप ही है, लेकिन ये लोग भी एक इम्प्लिस्ट कंट्रीज हैं और ये कभी नहीं चाहेंगे कि भारत में रेवोल्यूशन हो। अच्छा। कभी नहीं, चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत में रेवोल्यूशन हो, है ना? वो 70 से पहले वाला चाइना और आज के चाइना में फर्क है। हमको जरूरत है, हम सरकारों को मत देखें, सरकार से ताकतवर होती है जनता। और चाइना की जनता अगर हमारे साथ आ जाए, अमेरिका की जनता अगर हमारे साथ आए, जो कि आनी ही है, क्योंकि वो भी मूर्ख, वहां वो लोग भी सोच रहे हैं। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा हर जगह है, सब लोग सोचते हैं। भारत की क्रांति पे पूरे दुनिया की निगाहें हैं। तो जब ट्रंप की निगाह है भारत की क्रांति पे, तो दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टियों और मजदूरों की निगाहें नहीं है, नहीं, क्रांति पर नहीं, बाम सीपीआई माओवादी खासकर निगरानी। हाँ हाँ। तो हमको सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन जनता का सपोर्ट लेना चाहिए। और कई बार यदि साम्राज्यवाद का आपस का अंतर्विरोध तीखा होगा, उनके बीच आपस में लड़ाइयां ये होंगी, तो हम तो युद्ध का विरोध करेंगे, लेकिन कई बार कुछ टेक्टिकल फायदा मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ टेक्टिकल फायदा मिल सकता है, तो शासक वर्गों के बीच के अंतर्विरोध का भी लाभ लेने में कोई बहुत दिक्कत नहीं है, अगर वो बहुत नुकसानदायक न हो और बहुत सिद्धांतहीन न हो, तो टेक्निकली हम लोग उसका भी कुछ लाभ ले सकते हैं, लेकिन सपोर्ट ये लोग नहीं करेंगे। अभी जब भारत में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, नरेंद्र मोदी पूरा जोश जोश में आकर के जो है पाकिस्तान पर हमला किया था। तो मैंने कई पार्टियों से संपर्क किया, मतलब सीपीआई, सीपीएम या अन्य पार्टी जो एमएल ग्रुप अपने आप बताते हैं, उन लोगों से पूछा इस पर आपका क्या स्टैंड है। तो वो सीधा सीधा स्टेप ले रहे थे कि हमें युद्ध का विरोध करना है, और अगर भारत, कुछ लोगों ने ये भी कहा, अगर भारत ने पाकिस्तान हमला किया तो हम भी उसके साथ हैं, भारत सरकार के साथ है, इन कम्युनिस्टों का ही कोई वर्जन। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था अभी, मैरी गैब्रियल की लिखी हुई पुस्तक है, जो कार्ल मार्क्स और जेनी के संबंध पर आधारित है। और लेकिन वो इतनी मोटी पुस्तक है और पूरी मार्क्स के लाइफ हिस्ट्री को, उनकी थ्योरेटिकल हिस्ट्री को रखते हैं वो। उसमें बताती हैं वो, जब फ्रांस में और जर्मनी में लड़ाई हुआ या कहीं भी लड़ाई हो रहा था, तो मार्क्स की बातें खिल जाती थी। अब बोलते थे कि ये अच्छा वक्त है क्रांति करने का। तो क्या सीपीआई माओवादी, मैं एक अनुमान लगता पूछ रहा हूँ आपसे, आप अगर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है तो आपको आइडिया उस चीज को होगा। जब सीपीआई माओवादी, जब ये मूवमेंट चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर जैसा, उसी वक्त में आपको करेगुट्टा की पहाड़ी पर घेरा भी गया था, आपको याद होगा, माओवादियों की तरफ से। तो क्या अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध चलता तो माओवादी इस पर क्या फील करते? क्या वो भारत सरकार के साथ जाते पाकिस्तान से लड़ने के लिए? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब मौजूद नहीं अब है। या फिर वो भारत सरकार के खिलाफ ही लड़ते जैसे लड़ते आ रहे हैं 50 साल, 60 साल से? क्या लगता है आपको इसमें? देखिए, लेनिन ने 1907 और 1912-14 की कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के कॉन्फ्रेंस में और रूसी पार्टी के सम्मेलनों में युद्ध पे बात किया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल बनने लगा था 1909-10 से, कि दुनिया को फिर से बांटने, प्रथम विश्व युद्ध, सॉरी प्रथम विश्व युद्ध का। तो उन्होंने कहा कि युद्ध दो तरह के होते हैं, जस्ट वार और अनजस्ट वार, यानी न्यायपूर्ण युद्ध और अन्यायपूर्ण युद्ध। कम्युनिस्ट हर अन्यायपूर्ण युद्ध का खुला विरोध करता है और न्यायपूर्ण युद्ध का बढ़ चढ़ के समर्थन करता है। तो हमको देखना होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा था, वो न्यायपूर्ण युद्ध था कि अन्यायपूर्ण युद्ध।
तो सीधी तौर पे यह अन्यायपूर्ण युद्ध था। ये दोनों देश और खासतौर पे भारत अपने आंतरिक अंतर्विरोधों को, जनता के असंतोष को दबाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए और एक राष्ट्रवाद, नकली राष्ट्रवाद, प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवाद का उभार करने के लिए और अपना क्रेज बढ़ाने के लिए कि हम राष्ट्रवादी हैं, इस तरह का युद्ध में वो शामिल हुआ। वैसे ही पाकिस्तान के शासक वर्ग भी करते हैं, कर रहे थे। इसमें दोनों देशों की जनता का कोई भला नहीं था, इसलिए कोई भी क्रांतिकारी पार्टी ऐसे युद्धों का समर्थन बिल्कुल नहीं करेगी। हाँ, अगर मैं मानता हूं कि जैसे अमेरिका ने या चाइना ने भारत पे हमला कर दिया भारत के संसाधनों को लूटने के लिए, तो वो एक अन्यायपूर्ण युद्ध होगा। क्यों? क्योंकि आप एक संप्रभु राष्ट्र पे और उसके संसाधनों का, उसकी जनता का दमन करने के लिए, उसकी भूभाग को कब्जा करने के लिए आप हमला कर रहे हैं। तो ऐसे युद्ध में हम जो है साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ेंगे और शासक वर्ग से भी, जैसे कि माओ ने कोमिंतांग से मोर्चा बनाया जब जापान ने हमला किया, तो बनाएंगे, क्योंकि ये अन्यायपूर्ण युद्ध है, क्योंकि एक साम्राज्यवादी देश एक गरीब देश को उपनिवेश बनाने के लिए हमला किया हुआ है। ठीक, लेकिन अगर साम्राज्यवादी देशों के बीच का आपस का युद्ध होगा, जैसे रसिया भी साम्राज्यवादी था और जर्मनी वगैरह भी साम्राज्यवादी थी, जब उनके बीच का आपस का युद्ध होगा तब लेनिन ने कहा कि ये भी अन्यायपूर्ण, ये न्यायपूर्ण युद्ध नहीं, ये अन्यायपूर्ण युद्ध है, इसको गृह युद्ध में बदल दो। तब यानी जब शासक वर्ग आपस में लड़ रहे हो दुनिया को बांटने के लिए और अपने मुनाफे के लिए, तब तुम अंदर क्रांति की तैयारी को तेज कर दो और इस मौके का लाभ उठा के सत्ता और व्यवस्था को बदल के क्रांति करो। तो सिचुएशन पे है। तो आप भारत पाकिस्तान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो ये एक अन्यायपूर्ण युद्ध था, इसलिए हमको इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करना चाहिए था और नहीं किया हम लोगों ने इसका समर्थन, क्रांतिकारी लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। बहुत सारे प्रगतिशील, तथाकथित प्रगतिशील और संशोधनवादी संगठनों ने समर्थन भी किया, कुछ कुछ लोगों ने विरोध भी किया। तो उनके बारे में क्या कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी बुनियादी समझदारी ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल। बहरहाल अवसरवाद, विघटनवाद, संशोधनवाद को ध्वस्त करो, ये स्लोगन है। यह आज की तारीख में माओवादियों को, और जैसा कि सीपीआई माओवादी की एनसीसी कमेटी ने साफ तौर पर कहा है, हमें इसे लागू करना है और अवसरवाद, विघटनवाद, संशोधनवाद के खिलाफ लड़ना है। मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा, क्या अवसरवाद, विघटनवाद, संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष पार्टी के अंदर ही चलनी चाहिए, या इस सवाल को लेकर के पूरे आम जनता को जागृत करना चाहिए कि ऐसे लोग अवसरवादी होते हैं, उनको आप पहचानिए। ऐसा कि महान सांस्कृतिक क्रांति के दौर में महान चेयरमैन, जिसको कि आप कन्हैया चटर्जी और बचार ने बोला है, महान अध्यक्ष माओ जनता के बीच में महान सांस्कृतिक क्रांति शुरू किया था, उस तरह करना चाहिए इसको। नहीं, बिल्कुल, ये क्रांतिकारी आंदोलन के पार्टी के अंदर भी चलना चाहिए और बाहर भी चलना चाहिए, क्योंकि देश की जनता पे, स्टूडेंट्स पे, एडवांस एलिमेंट पे संशोधनवादियों का बहुत प्रभाव, जो उनको बरगला के अंततः जो है इसी मेन स्ट्रीम बुर्जुआ पॉलिटिक्स में ले जाते हैं, एक आध जगह विधायक बना के खुश करते हैं। तो उनसे संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अंदरूनी संघर्ष भी और बाहरी संघर्ष भी, दोनों चलना चाहिए इन तीनों के खिलाफ। लेकिन अभी क्या है कि अभी के करंट सिचुएशन में क्रांतिकारी आंदोलन को रिबिल्ड करने के लिए प्रधान कार्यभार ये है कि अंदर बल पे जोर अभी ज्यादा है ना, और साथ साथ हम बाहर भी चला रहे हैं और आगे बाहर और हो सकता है कि कुछ समय बाद जो है हमारा जोर बाहर पे ज्यादा हो जाए, बाहर के संशोधनवाद पे, और अंदर पे कम हो जाए। तो चलाना दोनों है। लेकिन आपको लगता है नहीं है कि सीमा आजाद विश्वविजय जैसे लोग अभी भी पार्टी के अंदर मौजूद होंगे, जिसके खिलाफ इनको एक्सपोज करने की जरूरत? सीमा विश्वविजय तो दो चेहरे हैं और इनका बहुत प्रभाव भी नहीं है, लेकिन मुख्य सवाल है कि इनके माध्यम से जनता को, समर्थकों को, पार्टी एलिमेंट्स को एजुकेट करना, और चूंकि ये प्रवृत्तियां हर जगह मौजूद हैं, साउथ से लेके नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, तो इससे सब लोग एजुकेट होंगे क्योंकि सब लोग पढ़ रहे हैं और वहां पे भी संघर्ष चलेगा, ताकि जो है पूरे देश से क्रांतिकारी आंदोलन से इन प्रवृत्तियों को बाहर किया जाए, एक बोल्शेविक पार्टी बने और फिर
बाहर के जो संशोधनवादी हैं उनसे कड़ा संघर्ष करके सभी कम्युनिस्ट पार्टियों के एडवांस एलिमेंट को अपने साथ ले आया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा, लंबी बातचीत थी, बहुत गंभीर बातचीत थी। आप इन बातचीत पर क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और संभव हो हमारा मेंबरशिप जरूर लें, जो 89 रुपये का से शुरू होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दिया और सर्वभूमि की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक्स। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे, बिल्कुल।